Hello everyone. So today we are proceeding with our series of previous year paper questions of the UPSC Law Optional और यहाँ पे हम कवर करेंगे अब हमारा जो पेपर 1 में सेक्शन बी आता है, दैट इज कवरिंग द इंटरनेशनल लॉ पार्ट। अब इस पेपर पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहता हूँ कि जो ये इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, यहाँ पे मेजरली आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो करंट अपडेट्स चल रही हैं, करंट आपका जो सिनेरियो चल रहा है इंटरनेशनल रिजीम के अंदर। फॉर एग्जांपल, at present Russia is in conflict with Ukraine, so that part is very vital. Then there can be another scenarios जहाँ पे हमारा जो world economic order हो गया या फिर the integrity of the nation along with any other conflict, जैसे recent आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट जो होते होते बच गया, राइट? वहां पे हमने देखा कि यूएस अपना यहाँ पे क्लेम करता है कि उसने इंटरवेंशन करा था बिकॉज टू प्रिवेंट दिस आउटकम कि यहाँ पे वॉर हो जाए इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने इंटरवेंशन किया। तो जो आपका इंटरनेशनल लॉ का पेपर रहेगा यहाँ पे वो फोकस करता है यूजुअली आपका जो रिसेंट के अपडेट्स होती हैं उसी के रिगार्डिंग। अगर हम क्वेश्चंस देखें यहाँ पे, सबसे पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि कंटिन्यूएशन है ये, 1 to 4 आप कवर कर चुके हैं जहां पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वाला पार्ट कवर किया था। अब 5 to 8 ऑनवर्ड्स हम कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अगेन 5 पार्ट्स होते हैं, 10 मार्क्स ईच, जहां पे आपको 150 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है। द क्वेश्चन हियर इज डिफाइन इंटरनेशनल लॉ, एन्यूमरेट इट्स वीकनेसेस एंड गिव सजेशंस फॉर इट्स इंप्रूवमेंट। व्हेन वी लुक एट द वेरी डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, it can be said to be a set of rules or maybe treaties जो countries एक साथ में agreements करती हैं and agreements that govern the relationships between sovereign states and other international actors. Initially हम देखते थे कि सिर्फ जो countries होती हैं जिन्हें states बोलते हैं international law में, they were only the part of international law. But with time we have seen that there are several international bodies that have come up and now they are also sought to be part of the international law. That is why, if you look at the wordings, international law were used for the first time by Jeremy Bentham in 1780, and the term members of international community now denotes states, international organization भी उसका part होती हैं, individuals भी उसके part हो सकते हैं और certain non-state entities भी उसका part हो सकती हैं। If you look at Article 38 of the Statute of International Court of Justice, it has recognized that international law consists not only of the customary and conventional rules, जो आपका एक सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, उसके अलावा और भी आपके सोर्सेज वहां पे रिकॉग्नाइज किए गए हैं, and it also is governed by the general principles of law which has been recognized by the several civilized states. तो जो states टाइम टू टाइम पे कुछ नई regime, नई ट्रीटीज करते हैं, कन्वेंशंस करते हैं, वो भी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनते रहते हैं। द वीकनेस इफ वी टॉक अबाउट, बिकॉज यहाँ पे लास्ट पार्ट कह रहा है इन्यूमरेट इट्स वीकनेस, कि क्या कमी है इंटरनेशनल लॉ के अंदर और कैसे वो इंप्रूव किया जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे वीकनेस की, तो जो सबसे बड़ी वीकनेस हमें यहाँ पे दिखती है वो हमें मिलती है कि देयर इज अ लैक ऑफ सैंक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे पनिशमेंट जो है वो आपका यहाँ पे एज अ मैंडेट नहीं प्रोवाइड किया जा सकता। अगर हम देखें, कंपेयर करें म्यूनिसिपल लॉ के साथ में, under the municipal law there is a possibility that yes, a person who is contravening the municipal law of the country, that person can even be penalized if that's a criminal law, but the same type of sanction is not provided under the international law, and that is the one inherent lack, one inherent weakness of international law. If you look at other weaknesses, it can be lack of effective authority to enforce its rules. Yes, we do have United Nations, but even that has failed to prevent the conflict which is arising as of right now. It lacks effective legislative machinery. There is no world parliament as such, right? We do have parliament for our nation, but there is no world parliament that can create laws for the entire world, and every country has to abide by it. We live on the principle of sovereignty, where no one is above the head of the particular state, and the state has total autonomy to do anything. It is because of our own, maybe our own selfish interest, that we engage and have an agreement with other countries so that we can bind each other for the purpose of the development of international law. But nevertheless, there is a lack of any kind of legislative machinery which can make laws for the entire world. International Court of Justice has no compulsory jurisdiction. अब होने को अगर हम बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, लिमिटेड जुरिडिक्शन में वो फंक्शन करती है और उसके पास कोई कंपल्सरी जुरिडिक्शन नहीं होता, जहां पे विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट द मैटर कैन बी अप्रोच्ड, वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। The sanctions behind international law are very weak, or if I tell you, there is just
the sanction which can be economic sanctions which can be put on several nations. जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रशिया के ऊपर कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए थे बाय सेवरल नेशंस देयर, तो वो चीज को इनकलकेट करती है कि बस एक इकोनॉमिक सैंक्शन पॉसिबल है, otherwise there is no other way to implement international law. When we look at suggestions, the way we can improve the possibility of having a strong international law, international regime, there International Court of Justice should be given compulsory jurisdiction regarding several disputes. For example, if there is any kind of humanitarian dispute which is happening and there is total genocide of entire population or a section of people, in that circumstance, the compulsory jurisdiction should be granted to the ICJ so that it can deal with the matter and decide the issue. There should be proper codification of laws. The strict implementation of law is very much necessary. It's not like that international law has failed, right? Over the period of time, we have seen that even the IPR laws has been developed. The entire TRIPS कन्वेंशन थी उसने डेवलप करा हमारे इंटरनेशनल रिजीम को, तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल लैक करता है कि कहीं भी बिल्कुल फंक्शन नहीं हुआ आज तक. बट ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल stances where international law has failed to fulfill its obligation, and there should be a better enforcement machinery which should be enforced. Sanctions should be strict, which can be in any other ways as well. One thing that I see is that the 5 permanent members under the United Nations, they also somehow manipulate the decisions of the United Nations because of the veto power they exercise. So if we are to implement a better international law, these veto powers given to the permanent nations should be removed or eradicated. Instead, there should be a free flow of the decision making where every state is given somehow equivalent powers to decide the matters. If you look at the second question, now here we are dealing with the question of what is state recognition. कि state recognition किसको कहते हैं? Distinction करें recognition de jure and de facto. इन दोनों में differentiation हमें करना है. When you look at the term recognition, it means to recognize. It means to recognize you as a state. That becomes a state recognition. For example, recently when we see that in Afghanistan, the Taliban has acquired the particular territory of the Afghanistan, and therein the government of Afghanistan has not been recognized by several nations. Why? Because there is a requirement for state recognition. The other state are going to recognize you as a separate sovereign nation if you do possess certain parameters. For example, there should be a politically organized structure in the country. There should be a proper governance in the country. There should be definite territory, a precise geographical boundaries provided to that country, and there should be, of course, sovereignty. That means no one is above that particular country. No one is going to decide regarding the decision-making power of the government. Now, when we talk about the distinction between de jure and de facto, when we look at the term de facto, that means by the very fact. And when we look at the term de jure, that means by the law. So, the recognition of a state de facto is when it does possess these necessary implications, these necessary requirements of being a state. Nevertheless, the country may not end up being stable. The government in that country may not be stable enough, right? So there is a sort of ambiguity in the continuation of the governance in the country. And in those parameters, we see regarding the de facto recognition, which means the state recognized possesses the elements of statehood. Yes, all these elements are there and is fit to be subject of the international law. However, the diplomatic relations are not yet established. The reason may be because that particular nation, जो स्टेबिलिटी है उस कंट्री के अंदर, गवर्नमेंट की जो एम्पावरमेंट है, उसका इम्प्लीमेंटेशन पावर है, वो चीज अभी यहाँ पे स्टेबल नहीं है. De facto recognition is given because it is doubted that the state recognized may not be stable enough or may not be able and willing to fulfill its obligation under the international law. That is, for example, taking care of the human rights in that particular country. That is one goal which international law imposes on any state. The UN Charter, even the UDHR, there is a implementation of international regime therein on every state that you have to secure at least certain kind of safety and health measures for your entities and for your citizens. If the state is not able to do that, then maybe de facto recognition can be given to the state. But when the nation does recognize that yes, this state does possess all these qualities and the government and the particular nation
is competent enough to sustain and to be stable enough, उस circumstance में हम provide कर सकते हैं उसको de jure recognition, यानी कि by the very law, which means granting of recognition in the opinion of the recognizing state, the recognized state या फिर उसकी जो government है, it possessed all the essential requirements of the statehood and is capable of being a member of the international community because it can be stable enough. That is the sole reason why several nations do have already recognized Taliban as the recognizing governance over the territory of Afghanistan, and some states may not have done that because they are not very well confident regarding the continuancy of the governance in the state of Afghanistan. पता नहीं है कि कब हो सकता है एक और रिवोल्ट हो जाए, कोई वहां पे इंसर्जेंसी की सिचुएशन आ जाए जहां से आपका जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी की वजह से हो सकता है शुरू में तालिबान की जो गवर्नमेंट है उसको एक आप डी फैक्टो रिकॉग्निशन कर दे, लेकिन जब आपको यकीन हो जाएगा दैट यस इट इज फिट मेंबर टू बी ग्रांटेड अ स्टेटहुड, जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी कर सकता है, हम उस सर्कमस्टेंस में हो सकता है उसे एक डी जूरे रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड कर दे। इतना ही इनमें डिफरेंस आता है। Now third question relates to examine the importance of nationality and discuss the modes of acquisition of nationality. The very term itself, the nationality, it means the state of belongingness to a particular nation. When you have a connection or a nexus with a particular nation, that is nationality. If you look at the wordings of Fenwick, he has defined nationality as the bond, that means the relation which unites a person to a given state, जो एक state के साथ में उसे जोड़ता है, right? Which constitutes his membership in the particular state, which gives him a claim to the protection by that state, and which subjects him to the obligation created by the laws of that state. तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो बॉन्ड है उसके साथ में यहाँ पे स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उसको जो बेयर मिनिमम ह्यूमन राइट्स होते हैं वो प्रोवाइड करेंगे। जैसे इंडिया में वी हैव फंडामेंटल राइट्स अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उन्हें प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में ये पर्सन अबाइड करेगा द लॉज विच आर गवर्न्ड इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल इफ द नेशनैलिटी इज रिगार्डिंग इंडिया, तो वो चीज यहाँ पे दे रखी है। नाउ वी नीड टू डिफर बिटवीन नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप। Citizenship is a legal status that is granted by the state. Nationality is the state of belongingness, and this nationality can be acquired in several manners. बहुत तरीके से acquire की जा सकती है। सबसे पहले तो of course है by birth. So when a person is born in a particular country, he acquires the nationality of that particular state. It can be by naturalization. When a person living in a foreign state acquires the citizenship of that state, then it is said to be a process of acquiring nationality through naturalization. यानी कि over the period of time, because you have remained in that foreign state and you have been, your generations are going on there and they are living in that particular foreign country now, that country can be said to be your nationality. Later on, it can be by resumption. For example, if your nationality has been taken away from you because of several reasons and you do eradicate those reasons, in that circumstance हो सकता है जो आपकी nationality वापस से resume कर दी जाए, उसे resumption कहते हैं यहाँ पे। There can be subjugation. When a state is defeated or conquered by any other particular state, तो जो भी citizens थे उस जो state को defeat कर दिया गया है, जितने भी उसके citizens थे वो citizens बन जाते हैं, उनकी nationality जो हो जाती है वहाँ पे वो conquering state की हो जाती है। Again same तरीके से यहाँ पे secession. तो when a state has been ceded into the state, जब एक state से दूसरे state में वो cede हो जाता है, cede का मतलब उसके अंदर वो merge हो जाता है, और उस circumstance में भी हम देखते हैं all the people of the territory acquire nationality of the state in which their territory has been merged. तो जिस territory में merge हो जाता है वो state वहां पे उसे acquire कर लेता है, उसकी citizenship, उसकी जो nationality है यहाँ पे उनके पास में आ जाती है। Now section 5D deals with law of sea, we can say the topic of law of sea under international law. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं distinguish between the concept of territorial sea and inland waters. इन दोनों में distinction हमें यहाँ पे करना है, and comment on the breadth of the territorial sea that is internationally accepted. Now one thing that you need to understand is the territories of the states have been provided certain kinds of maritime zones. इनका मतलब होता है कुछ specific area जो ocean या sea में आता है, which is a coastal state, जो जहाँ पे यानी कि coast होता है जो state का, वहाँ पे जो area sea से या फिर जो आपका ocean है उससे attached होता है, जो coast होते हैं, coastal areas होते हैं, उनके पास में कुछ ना कुछ यहाँ पे empowerment दी जाती है कि आप या तो उसमें कुछ rights या फिर jurisdiction अपने पास में रखते हैं,
स्पेसिफिक तरीके के या एंटायर सोवरेनिटी रखते हैं, वो पॉसिबिलिटी है. When we talk about territorial sea, the very term territorial sea is a belt of coastal waters which is subject to a coastal state's sovereignty. Total sovereignty रहती है यहाँ पे. For example, let's say this is particularly the coastal area, जहाँ पे coast है आपकी जो बाउंड्री है एक पर्टिकुलर कंट्री की, उसका कोस्टल एरिया है जहाँ पे उसके बाद में सी शुरू हो जाती है. तो अगर यहाँ इस एरिया से देखें हम अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, दैट इज 12 नॉटिकल माइल्स यू हैव द टेरिटोरियल सी और टेरिटोरियल वाटर्स दैट इज प्रोवाइडेड देयर. तो यहाँ पे स्टेट की टोटल सोवरेनिटी होती है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इनलैंड वाटर्स, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. इनलैंड वाटर्स वो वाला एरिया हो गया जो आपका जो या तो जो बेस लाइन है या फिर जो आपका जो कोस्टल एरिया है उसके पहले पड़ता है. तो वो दो आपके कोस्टल एरियाज के बीच में हो सकता है एरियाज. जैसे कि इट रेफर्स टू द बॉडीज ऑफ वाटर, जो कि एक पॉन्ड हो सकता है, लेक हो सकती है, सी हो सकती है, विद इन अ कंट्रीज लैंड बाउंड्रीज. उस कंट्री की लैंड बाउंड्री के अंदर ये होती है. एंड इनलैंड वाटर्स आर लोकेटेड विद इन अ कंट्रीज लैंड बाउंड्रीज इंक्लूडिंग रिवर्स, लेक्स, अदर बॉडीज ऑफ वाटर्स. These are considered to be part of the state's territory and the state exercises full sovereignty over this particular area. तो जैसे यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ये बेसलाइन थी, कोस्ट था आपका, कोस्टल एरिया था, उससे पहले भी अगर कोई वाटर का आपका यहाँ पे रिसोर्सेज है, रिजर्वेयर है, दैट पर्टिकुलर इज नोन एज द इंटरनल और यू कैन से इनलैंड वाटर्स, और वो यहाँ पे कवर होता है आपका. तो दोनों में सोवरेनिटी होती है. बट जो हमें यहाँ पे ब्रेड की बात करें टेरिटोरियल सी की, दैट इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेसलाइन ऑफ द कोस्टल एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट. व्हेन वी लुक एट क्वेश्चन 5E, यहाँ पे बात कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दैट इज इकोसॉक. उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे कि दैट इज अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. नाउ इफ यू लुक एट द इकोसॉक, इट्स यस a very crucial, very important organ of the United Nations, which plays a vital role in the coordination of international efforts to address global economic, social, environmental as well as humanitarian challenges. The very purpose is to act as a central platform for dialogue, yani ke where the states can discuss regarding the policies that will cater to the global positions, global situations of economic, social, economic as well as humanitarian challenges. They can review their policies therein, policy review हो सकता है वहाँ पे, recommendations दी जाती हैं states को वहाँ पे किस तरीके से उन्हें अपनी जो policies है उन्हें better implement करना है. Fostering international cooperation, कैसे दो states या कई सारे states आपस में मिलके कोई global problem को resolve कर सकते हैं. Working towards achieving internationally agreed development goals, जैसे you might have heard about the term sustainable development, which means the development should be there but not at the cost of the future generations, right? इसी रीजन से अगर हम देखें यहाँ पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह हैं वो सभी हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ इकोसॉक. एंड इफ वी लुक एट द इंपॉर्टेंस, इट इज प्रोवाइडिंग अ कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिसी रिव्यू, इट इज प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एड्रेसिंग द ग्लोबल चैलेंजेस व्हिच अ सिंगल नेशन कैन नॉट एड्रेस. फॉर एग्जांपल द सिचुएशन ऑफ पॉल्यूशन, इट्स नॉट अ सिचुएशन ऑफ सिंगल नेशन बट ऑल द नेशंस ऑल टुगेदर. The depletion of the ozone layer that happened, that was also a problem of all the nations there, in global problem है वहाँ पे, उसको address कर सकता है. Strengthening the United Nations system, that is another important factor of the ECOSOC. Now section 6A is dealing with the term peaceful settlement of international disputes, and it has been developed on the principles of international law concerning friendly relations and corporations among states. We need to explain the same, यानी कि इसके बारे में बताना है यहाँ पे कि peaceful settlement of disputes किस तरीके से international law में provide किया गया है. When we look at the Article 2 Para 3 of the United Nations Charter, जो इसकी establishment है वो encourage करती है nations को कि आप अपने disputes को resolve करो, ना कि आप उनको एक force का इस्तेमाल करके करो. यानी कि आप जो resolution करना चाहते हैं अपनी problems का, instead of going into war with each other, आप वहां पे कोई और मेथड अडॉप्ट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल द मेथड कैन बी नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के थ्रू आप कर सकते हैं, मीडिएशन हो सकता है, आर्बिट्रेशन, जुडिशियल सेटलमेंट इज पॉसिबल, या एनी अदर वे जिस तरीके से आप अपना बिना फोर्स का यूज करें, बिना आप वेपन्स का, बिना आप मास डिस्ट्रक्शन का यूज करते हुए अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. दैट्स व्हाई पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनल डिस्प्यूट्स इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ with the concept of cooperative and friendly relations between the states. And organizations such as United Nations
and regional bodies play a significant role in facilitating peaceful dispute settlement between the parties and providing mediation services, fact-finding missions where certain investigations can be made out, and other support can be provided by the United Nations. Now, if we look at the current conflict, जो आपका रशिया वर्सेस यूक्रेन अभी चल रहा है, उसके लिए भी अगर फॉर एग्जांपल इंस्टेड ऑफ रिसोर्टिंग टू वॉर, if there could have been a better way to resolve that dispute, that would be a peaceful settlement of international dispute, because that is the first goal which international law provides. If you look at the United Nations, which replaced the League of Nations that was earlier, the primary goal was to prevent another world war, and for the time being, yes, it has been able to do so, but nevertheless several nations are at war with each other. Even India, at a within a month or so, we could have been at a war with Pakistan. So these type of disputes, which could have been resolved by a mere negotiation or mediation and other matters, that should be resorted to instead of going into war with each other, and eventually even जहाँ पे हमारे citizens हैं और जो दूसरे innocent persons हैं उनको भी harm पहुंच सकता है, तो हम उसको वहाँ पे अगर peaceful method को adopt करें तो prevent कर सकते हैं. Now here there is a question on world economic order. It says the present economic order is supposed to be granted by the operation of free market, that is laissez-faire market, propelled by free competition and enterprises, which is based on free movement of goods and services including technology. So we need to elucidate, that means we need to explain this particular statement. Now the very premise of this question is the effect of globalization on the economic order. We have seen in the current time the entire economies of any particular state is interconnected. In India, if we are doing any trade and commerce, that can have an effect with respect to the trade and commerce going on in China or maybe United States. The reason is because there is a free flow of market. There is a basis of demand and supply, which is the primary focus here. And that is why, if we look at the international economic order, we have seen कि जो global economic order है, वो generally characterize होता है हमारा, that is a system where free market forces, which are fueled by competition between each other, and private enterprises are believed to be the primary drivers of economic activity and growth. जो ये system है ये emphasize करता है free market of goods पे, free marketing and movement of goods, services and technology across borders with minimal governmental intervention. यानी कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो मिनिमम तरीके से इस ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी को यहाँ पे प्रिवेंट करेगी रुकने से. इंडिया ने भी 1990s में, इफ यू रिमेंबर, 1990s में हमने अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो चेंज करी थी. हमने अपना जो मार्केट था वो ओपन कर दिया था. पहले क्लोज्ड मार्केट होता था जहाँ पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होती थी, बहुत रेगुलेशंस लगाई जाती थी स्टेट के ऊपर, जिसके लिए पॉसिबिलिटी नहीं रहती थी किसी एंटरप्राइज को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को एंटर करने के लिए. लेकिन अब वो चीज हटा दी गई है. With the globalization, now we have opened up our economy, and now any foreign direct investment could have been done. The people from foreign countries, they could come to India, and the enterprises, they can come to India and they can do business in India. That is now possible. तो वही चीज करती है यहाँ पे globalization का effect हमारे economic order के ऊपर जो है. That is why the private enterprises, individuals and businesses are free to own property. खुद अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस, इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकते हैं बेस्ड ऑन प्रॉफिट मोटिव्स, वो भी पॉसिबल है. गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड बैरियर्स लाइक टैरिफ्स एंड कोटाज आर आल्सो मिनिमाइज्ड, उनको भी बहुत कम कर दिया गया है, अलाउइंग फ्रॉम फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स. टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, द फ्री एक्सचेंज एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आर आल्सो एनकरेज फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल, कैपिटलिज्म, ट्रेड एग्रीमेंट्स बिटवीन द कंट्रीज एंड ग्लोबलाइजेशंस आर द प्राइमरी फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारा जो ये न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर है वो एस्टैब्लिश हो रहा है. नाउ क्वेश्चन 6C रिलेट्स टू इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ आर टू ब्रांचेस ऑफ यूनिफाइड नॉलेज ऑफ लॉ which are applicable to human community in some way or the other. We need to elaborate with the help of prevalent theories. If we look at the situation here, हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल लॉ की, दूसरा बात करें डोमेस्टिक लॉ जिसको हम म्युनिसिपल लॉ भी कहते हैं. यहाँ पे उनका अगर इंटरकनेक्शन की बात करें, we find there are two theories. One is the theory of monism and another one is the theory of dualism. तो इंटरनेशनल लॉ, म्युनिसिपल लॉ हालांकि अलग अलग हैं लेकिन they are part of a unified legal system. वो कहती है हमारी यहाँ पे monism theory. It says
that the international and municipal law are part of a single legal system. While dualism, जो यहाँ पे dual theory की बात कर रहा है यहाँ पे, कि दोनों separate हैं, and it says that they are separate systems. For example, a treaty ratified by a country needs to be enacted as a law by the parliament to be effective within that country. अब for example, अगर हम कोई इंटरनेशनल ट्रीटी कर लेते हैं, लेट्स से हमने एनवायरमेंटल लॉ पे कोई ट्रीटी कर ली, तो जरूरी थोड़ी है कि वो ट्रीटी इंडिया में एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाएगी. इवन आफ्टर द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी देयर कैन बी रेटिफिकेशन, एंड आफ्टर रेटिफिकेशन व्हेन द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री और द स्टेट लेजिस्लेचर दे विल मेक लॉज. जब वहां पे म्युनिसिपल लॉ डेवलप किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट इंटरनेशनल जो आपका ट्रीटी की गई थी, तब जाके वो इंप्लीमेंट होता है. इसी रीजन की वजह से अगर हम देखें, डुअलिज्म थ्योरी कहती है यहाँ पे दो सेपरेट अलग डिस्टिंक्टिव यहाँ पे नॉलेज ऑफ लॉज हैं. International law is based on treaties, custom and general principles that are recognized by the states and deals with relation between the states. And that is why अगर हम बात करें अपोजिटली म्यूनिसिपल लॉ की, जिसको हम डोमेस्टिक या नेशनल लॉ भी कहते हैं, वो रेगुलेट करता है जो कंडक्ट है पीपल की, जो आपकी जिन्हें इंडिविजुअल्स कह सकते हो, एंटिटीज कह सकते हो या सब्जेक्ट्स कह सकते हो, along with their relation with the specific state, कि कैसे उनका स्टेट के साथ में एक रिलेशन है. And that is why it encompasses laws enacted by the national, state or local governments governing individuals, corporation, entities within the country. Some international laws are directly incorporated into domestic laws, whereas for others there is a requirement that we need to make any kind of municipal law so that the international law can be implemented. And this is how we can distinguish between the monism theory as well as dualism theory. अब यहाँ पे हमें ये नहीं बताना कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, because both of the theories have solid base, they have solid reasoning for the same thing, and that is why we just needed to elaborate the both of the theories. We need not criticize any theory, we need not provide the pros and cons of the theory. वो कोई requirement नहीं है हमारी यहाँ पे. अगर हम सेक्शंस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7A को देखें, ये कह रहा है फॉलोइंग दी वर्ल्ड वॉर 2 डिस्ट्रक्शन जो हुई थी 20s 30s 40s के टाइम पे, यहाँ पे तो जो वर्ल्ड वॉर 2 की डिस्ट्रक्शन हुई थी उस टाइम पे, द वर्ल्ड बैंक एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इमर्ज्ड एज टू हिस्टोरिक इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट इकोनॉमिक रिकवरी एज वेल एज टू बिल्ड अ ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम, ताकि इंश्योर कर सकें कि एक जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है पूरे वर्ल्ड में वो एस्टैब्लिश हो सके. तो वी नीड टू डिस्कस एट लेंथ रिगार्डिंग दीज टू इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को एस्टैब्लिश करने में और प्रमोट करने में हेल्प करी. इफ यू लुक एट द इंस्टीट्यूशन देयरइन, कब ये आपके ओरिजिनेट हुए थे, तो जब ये डेवास्टेशन वर्ल्ड वॉर 2 की खत्म हुई उसके बाद में जाके वर्ल्ड बैंक और IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को डेवलप किया गया, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन 1944 टू फोस्टर ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी एंड स्टेबिलिटी. जो आपका वर्ल्ड बैंक है, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करें, वो प्राइमरी फोकस करता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे सके रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए. जैसे इनिशियली जब वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हम बात करें, जापान बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था वहां पे, यूरोप की कई कंट्रीज यहाँ पे बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो उनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए इसने फाइनेंस प्रोवाइड किया था ताकि आप वापस से अपने नेशन को रिबिल्ड कर सके. द IMF एम टू स्टेबलाइज द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम बाय मॉनिटरिंग एक्सचेंज रेट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स टू कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट इश्यूज. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेट आपकी सिचुएशन अगर रहती है, वहां पे कंट्री को डेवलपमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स चाहिए लेकिन पैसे नहीं है यहाँ पे, उस सिचुएशंस में आपका काम आता है IMF, जो आपके या तो डेवलपिंग नेशंस को या अंडर डेवलप्ड नेशंस को फंड प्रोवाइड करता है. And that is why the World Bank initially focused on rebuilding Europe as well as Japan after the World War II. Later it expanded its scope to other development finance for less developed countries. यानी कि जहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, मेजर कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एज वेल एज एशिया, उनके डेवलपमेंट के लिए फिर वर्ल्ड बैंक ने एक स्टेप अप किया और फिर उनको भी अपना फाइनेंशियल एड देना शुरू करा. It provided loans, grants and technical assistance to governments to support their projects in various sectors including infrastructure, education development, health sector development, poverty के रिडक्शन करने के लिए ये सब वहाँ पे उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करी. IMF का जो प्राइमरी फंक्शन रहा है हमेशा से वो है कि जो स्टेबिलिटी है ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम की उसको मेंटेन किया जा सके एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंट्रीज जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं. दैट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ IMF. It monitors the economic policies of its members and provides policy advice to help them to address the economic challenges and maintain their financial stability. कई बार होता है स्टेट की जो
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर वो थोड़ी डोल मोल जाए, थोड़ी वो वहाँ पे डिसबैलेंस हो जाए, तो सर्कमस्टेंस में होता ही है कि वो जो नेशन है वहाँ पे बहुत हाई इन्फ्लेशन हो जाता है, महंगाई बहुत बढ़ जाती है, पर्सन के जो कैपेसिटी होती है अर्निंग वो वहाँ पे पॉसिबल नहीं होती फिर कि वो उतना सस्टेन कर पाए अपने आप को। वहाँ पे हमारी हेल्प करता है IMF। क्वेश्चन नंबर 7B यहाँ पे बात कर रहा है रिगार्डिंग टू थिंग्स। फर्स्ट इज लॉ ऑफ एक्स्ट्राडिशन, किसको कहते हैं। सेकेंड इज ग्रांटिंग ऑफ असाइलम, द प्रोसीजर ऑफ ग्रांटिंग असाइलम एंड अप्रूविंग एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट डिफर सिग्निफिकेंटली। यानी कि असाइलम जो आपका प्रोवाइड करने का तरीका है और जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बेसिस पे एक्स्ट्राडाइट करने का मेथड है, वो दोनों बहुत डिस्टिंक्टिव है, हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना है। अगेन द क्वेश्चन इज जस्ट आस्किंग यू कि दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से हमारी जो पॉलिसीज हैं वो इस सिचुएशन को कैटर करती है। When we look at the term extradition, that comes from the word extradite, यानी कि अगर कोई फ्यूजिटिव है किसी और कंट्री का और आपकी कंट्री में वो पनाह ले रहा है, उस सिचुएशन में जो वो नेशन है जहां पे वो फ्यूजिटिव जिस कंट्री का है वो आपसे रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप इस पर्सन को उस कंट्री को वापस दे दीजिए ताकि उस पर्सन का वहां पे प्रोसिक्यूशन हो सके, ताकि उस पर्सन को वहां पे पनिशमेंट दी जा सके। जैसे इंडिया में अभी अगर हम देखें, वी हैव सेवरल पीपल, फॉर एग्जांपल चौकसी, एग्जांपल विजय माल्या, दीज आर सम फ्यूजिटिव्स जिन्होंने इंडिया में क्राइम करके किसी और कंट्री में पनाह ले ली है। अब उस सिचुएशन में अगर हम देखें एक्स्ट्रेडिशन में यहाँ पे एक ट्रीटी हो सकती है या एक्स्ट्रेडिशन एक एग्रीमेंट हो सकता है दो नेशंस के बीच में, जहां पे इंडिया इट में सीक द असिस्टेंस ऑफ यूके इन दिस केस कि आप जो पर्सन है फ्यूजिटिव्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं आपकी कंट्री में रह रहे हैं, हमारे क्रिमिनल्स हैं, आप उन्हें इंडिया में भेज दीजिए ताकि हम उन्हें प्रोसिक्यूट कर सके, ताकि हम उन्हें पनिश कर सके। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रांटिंग ऑफ the extradition treaty, and that is why extradition is governed by solely the treaties and the national laws of the country, which focuses on surrendering a person to the requesting state for the prosecution or their punishment. But asylum is a totally different thing. Asylum का मतलब यहाँ पे होता है it involves granting of protection to certain individuals, यानी कि जिस कंट्री में कोई पर्सन प्रोसीड करता है, घुसता है, आता है, रहता है, तो उसको रेस्क्यू करने के लिए, उसको फिर वहां पे एक सेफ हेवन देने के लिए असाइलम वर्ड का यूज किया जाता है। असाइलम की अगर हम बात करें, वो ऐसे इंडिविजुअल के होते हैं हु इज फ्लीइंग सर्टेन काइंड ऑफ परसिक्यूशन इन देयर होम कंट्री। परसिक्यूशन मतलब मास मर्डरिंग ऑफ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस पॉलिटिकल बिलीफ्स वगैरह, उस रीजन से, जेनोसाइड की सिचुएशन से बचाने के लिए किसी कम्युनिटी को। जैसे अगर हम देखें इंडिया में बहुत सारे लोग थे, जब बांग्लादेश रिसेंटली वहां पे गवर्नमेंट जो थी गिर गई थी, तो बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आए थे। अब वहां पे भी पॉसिबिलिटी है, अगर इंडिया चाहे तो उन्हें शरण दे सकता है, उसी को कहते हैं असाइलम यहाँ पे, ठीक है। जो ये टर्म है असाइलम, दिस इज टोटली अ एडमिनिस्ट्रेटिव और अ स्टेट्स डिसीजन, एंड दैट इज व्हाई the governing law regarding extradition is primarily governed by bilateral treaty with someone or maybe multilateral treaties with several nations. But when we talk about asylum, it is purely based on the intent of the sovereign nation, whether we want to protect this set of people or not. That is the state's control, that is the state's prerogative, and that is why a requesting state with respect to the extradition वहां पे सबमिट करता है एक फॉर्मल एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड स्टेट से, और रिक्वेस्टेड स्टेट के ऊपर फिर वहां कह सकते हो कि ऑब्लिगेशन होती है कि उस पर्सन को वो एक्स्ट्राडाइट करे। लेकिन जब हम असाइलम की बात करते हैं वहां पे उस पर्सन को प्रोटेक्शन देना, विच इज ऑल टुगेदर अ स्टेट्स प्रेरोगेटिव, यानी कि स्टेट का, सोवरेन नेशन का वहां पे एक खुद का स्वेच्छा से किसी पर्सन को वहां पे वो कह सकते हो यहाँ पे असाइलम प्रोवाइड कर सकता है। सो एक्स्ट्रेडिशन एम्स टू एंश्योर जस्टिस बाय सरेंडरिंग इंडिविजुअल्स फॉर द प्रोसिक्यूशन, ताकि उन्हें प्रोसिक्यूट किया जा सके, पनिश किया जा सके। लेकिन असाइलम सीक करता है प्रोटेक्ट करने का इंडिविजुअल्स को फ्रॉम परसिक्यूशन। दोनों वर्ड में बहुत डिफरेंस है। परसिक्यूशन का मतलब होता है कहीं पे अगर ह्यूज जेनोसाइड किया जा रहा है किसी कम्युनिटी का या किसी आइडेंटिटी का, सेट ऑफ पीपल का, बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल, रिलीजियस और एनी अदर काइंड ऑफ बिलीफ, उसको कहते हैं मास मर्डरिंग जहां पे करते हैं, उसको कहते हैं हम यहाँ पे परसिक्यूशन। तो परसिक्यूशन से बचाने के लिए असाइलम दिया जा सकता है। The procedures for each are distinct, extremely distinct, reflecting the different objective and the legal framework जो govern करता है उनको। Now 7C में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे इंटरवेंशन की। आई होप आपको रिसेंट का वो स्टेटमेंट पता होगा डोनाल्ड ट्रम्प का, जहाँ पे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि हमने इंडिया और पाकिस्तान में जो लड़ाई थी उसको रोकने के लिए काफी बड़ा स्टेप लिया,
हमने इंटरवीन करा और हमने किसी तरीके से उनकी लड़ाई को रोका कि जो ये वॉर थी वो प्रिवेंट करी गई। दिस इज अ स्टेशन, दिस इज अ यू कैन से सिचुएशन ऑफ इंटरवेंशन। यहां पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन कहता है डिस्कस द इंटरवेंशन ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स एंड इंटरवेंशन ड्यू टू सेल्फ डिफेंस। इन दोनों में हमें यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है कि किस तरीके से हम देखें अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इंटरवेंशन हो सकता है और किस तरीके से आपका यहाँ पे जो इंटरवेंशन हो सकता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ सेल्फ डिफेंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरवेंशंस का मतलब होता है इंटरफेरेंस ऑफ वन स्टेट इनटू द अफेयर्स ऑफ द अनदर स्टेट बिकॉज ऑफ मे बी यूज ऑफ फोर्स या फिर कोर्जन की वजह से या अदर मेथड्स की वजह से। दोनों पॉसिबल है, पीसफुल भी हो सकता है और आपका यहाँ पे वो आपका यहाँ पे फोर्सफुल भी हो सकता है। अगर हम बात करें इंटरवेंशन दो तरीके से हो सकते हैं, पहला हो सकता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, दूसरा हो सकता है जो कि आपका होता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइवन बाय द डिजायर टू रिड्यूस सफरिंग्स एंड इंटरवेंशन बेस्ड ऑन सेल्फ डिफेंस इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द नेशनल सिक्योरिटी। जैसे कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, जब व्हेन पाकिस्तान वाज डिवाइडिंग विद जो हमारा ईस्ट बंगाल था जो बांग्लादेश बन गया था, तो उस समय पे इंडिया ने भी इंटरवेंशन किया था। रीजन वहां पे इंटरवेंशन का था सेल्फ डिफेंस, क्योंकि जो अगर ऐसी सिचुएशन अगर आप देखते हैं यहाँ पे अगर पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट होता डायरेक्ट विद द ईस्ट बंगाल, उस सर्कमस्टेंस में इंडिया को भी सेल्फ डिफेंस के लिए आना पड़ता क्योंकि इंडिया को भी वहां पे खतरा था। इस रीजन से इंडिया ने इंटरफियर करा, उसको हम कह सकते हैं इंटरफेरेंस बिकॉज ऑफ सेल्फ डिफेंस। सेकेंड कैन बी इंटरफेरेंस ऑन द ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, क्योंकि आप प्रिवेंट करना चाहते हो मास डिस्ट्रक्शन, जेनोसाइड, द डेथ ऑफ सेवरल पीपल, इनोसेंट पीपल उनके को मर्डर वगैरह करने से बचाने के लिए हो सकता है आप वहां पे इंटरफियर करें। उस सर्कमस्टेंस में होगा इंटरवेंशन आपका ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। तो ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन इन्वॉल्व यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स बाय वन स्टेट और अ कोलिशन ऑफ स्टेट्स into another country to prevent or stop a severe and widespread violations of human rights। वो possibility यहाँ पे arise होती है। And further such as genocide, ethnic cleansing और crimes against humanity, उसको रोकने के लिए उस country के अंदर तब interference आपका हो सकता है। अगर हम बात करें इस intervention की, it rests on the principle that जो international community है that has a responsibility to protect the populations from atrocities when their own government is unwilling or unable to do so। For example, it might happen that in Afghanistan there may be a situation where the Afghanistan government is not trying to protect the people within the country of Afghanistan, and because of this there might be a circumstance where the human rights of the people therein have been widely affected। उस circumstance में this is possible that some other country, maybe US or any similar country, they can enter into that particular state, they can enter into Afghanistan and use of force can be done so that they can prevent this human genocide or the situation of जो यहाँ पे human rights के violation हो रहे हैं। The key principles guiding humanitarian intervention include impartiality, neutrality as well as independence, whereas intervention for self-defense is the use of force by a state to protect its own security। जैसे इंडिया को वहां पे डर था एक कि अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश का कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमें वहां पे खतरा हो सकता है, एंड इंटरेस्ट अगेंस्ट इमिनेंट और ऑनगोइंग अटैक व्हिच इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 51। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट ए, अगेन 20 मार्क्स का है। यहाँ पे दे रखा है डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी, जिसको हम कहते हैं CTC। तो ये काउंटर टेररिज्म कमेटी नाम से समझ में आ रहा होगा, इसका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है ताकि जो ग्लोबल प्रॉब्लम है टेररिज्म की, दैट इज इन्फ्लिक्टिंग ऑफ टेरर अमंग्स्ट द पीपल सो दैट द स्टेट कैन बी कोअर्स्ड इनटू डूइंग सर्टेन थिंग्स, जो थोड़ा आपका प्राइमरीली उसका फोकस नहीं है, ऐसी चीज करवाना उससे। हो सकता है जैसे कोई टेररिस्ट वगैरह थे उन्हें रिहा करवाने की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए टेरर फैला रहे हैं वहां पे, इंस्टेबिलिटी करनी चाह रहे हैं उस एरिया के अंदर, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो जो टेररिज्म को रोकने के लिए बनाई गई थी आपकी एक CTC, that is your counter terrorism committee। यहाँ कह रहा है to what extent this committee has been effective in countering terrorism across international borders। critically हमें यहाँ पे एनालाइज करना है। now one thing here is जो आपका यूनाइटेड नेशंस जो ये कमिटी बनाई गई थी CTC, ये बनाई गई थी जब 9/11 का जो अटैक हुआ था यूएस के ऊपर उसके बाद में, एंड देयर थ्रू रेजोल्यूशन 1373 ऑन द डेट
28 September 2001, in the wake of the 9/11 attacks, this committee was composed of 15 Security Council members, और तब ये क्रिएट की गई थी आपकी. इसके अंदर आपका अगर हम देखें यहाँ पे, इट इंक्लूड्स एंड असिस्टेड बाय द काउंटर टेररिज्म कमिटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट, जिसे सीटेड हम यहाँ पे कहते हैं. द फंक्शन इज टू एंश्योर यूनाइटेड नेशन जो मेंबर्स हैं यूएन के, दे इंप्लीमेंट द रेजोल्यूशंस रिक्वायरमेंट टू काउंटर टेररिज्म. यहां तक तो था इसका पर्पस, जिसके लिए बना था कि भाई क्योंकि हमने ध्यान दिया, वी अंडरस्टूड दैट टेररिज्म इज नॉट अ नेशनल प्रॉब्लम, इट्स अ ग्लोबल कंसर्न, जो ग्लोबल प्रॉब्लम है, और इस रीजन से वहां पे सभी नेशंस को एक साथ एकजुट होकर उसके लिए काउंटर टेररिज्म का एक्ट करना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई जो सीटीसी उसकी जो एम्पावरमेंट है, उसका जो टास्क है, इट इज द टास्क विद एनहेंसिंग द स्टेट्स कैपेसिटी टू फाइट टेररिज्म, मॉनिटरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द रेजोल्यूशन जो दिया गया था यहाँ पे, एंड फैसिलिटेटिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू द मेंबर स्टेट्स. ये सब करने का इसका पर्पस था. बट अगर हम बात करें सीटीसी की, इतने काफी इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है रोल अपना ग्लोबल काउंटर टेररिज्म आर्किटेक्चर को ग्रो करने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस लेकिन फिर भी डिबेटेड है, क्योंकि इट समहाउ इज ओनली डीलिंग विद द टेररिज्म इन अ सिंगल स्टेट, इन अ सिंगल नेशन. वो ग्लोबल टेररिज्म को तब भी फोकस नहीं कर पा रही है. With some arguing that it has been crucial in increasing international cooperation, कि yes of course कई कंट्रीज के बीच में कॉर्पोरेशन इंप्रूव हुआ है ताकि वो एक साथ में काउंटर कर सके टेररिज्म को, लेकिन कई कहते हैं कि इसमें लिमिटेशन है इसकी इन्फोर्समेंट के अंदर, एंड द इवॉल्विंग नेचर ऑफ टेररिज्म, कि एक कोप अप नहीं कर पा रहा जिस तरीके से अब टेररिज्म आपका बढ़ चुका है. जैसे आज के टाइम में मोस्टली जो टेररिस्ट एक्ट्स हैं आपके, वो इकोनॉमिक टेररिज्म पे आ चुके हैं, जहाँ पे एक कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट करने की कोशिश की जाती है. The committee hasn't been able to achieve its objective due to limited enforcement power, evolving nature of terrorism, as well as lack of universal consensus. Not every country is ready to and willing to be a part of counter-terrorism. Focus is only on state-based terrorism and lack of enhancement legal framework in this committee. These are the some drawbacks because of which CTC has not been able to counter the global issue of terrorism. Now क्वेश्चन 8 पार्ट बी आपका डील करता है यहाँ पे रिगार्डिंग द सीटीबीटी, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन में है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. सेकंड बात कर रहे हैं यहाँ पे, डू यू एग्री विद द ओपिनियन दैट कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी सीटीबीटी हैज बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्ट्स. और हमें इस चीज को करना है क्रिटिकली एग्जामिन. जब हम बात करते हैं क्रिटिकली एग्जामिन करने की, क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है आपको वहां पे उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताने हैं, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो चीजें आपको यहाँ पे एग्जामिन करनी है. सो इन योर इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर यू आल्सो डील विद द सेम ट्रीटी, वहां पे भी इसके बारे में कई बार आपका डिस्कशंस होते हैं. रिगार्डिंग द ट्रीटीज कंस्टिट्यूएंसी किस तरीके से बनी थी, किस तरह से क्रिएट हुई थी, इंडिया उसका मेंबर नहीं है, इंडिया इज नॉट अ पार्टिसिपेटरी ऑफ दिस. व्हेन वी लुक एट द टर्म न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, डिसआर्मामेंट का मतलब होता है किसी चीज को हटा देना, यानी कि आप जो आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको आप हटा दें. तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट रेफर्स टू द रिडक्शन, या तो कम कर दो या लिमिटेशन कर दो या कंप्लीट एलिमिनेट कर दो न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री, उसको कहते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट एनकंपासिंग वेरियस इफेक्ट्स efforts to control and ultimately abolish the weapons of mass destruction, that is the nuclear weapons, ताकि वो धीरे धीरे इरेडिकेट हो जाएं और जो ये पॉसिबिलिटी है, डर का माहौल हो जाता है, वो चीज को हम रिजॉल्व कर सके. अभी जैसे रिसेंट जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के चांसेस हो रहे थे, दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट हो सकता था अगर वॉर में जाते, वो बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होता. इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सी कंट्री ज्यादा पावरफुल है, कौन सी पावरफुल नहीं है, किसके पास ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में यहाँ पे पॉसिबल थी. इसी रीजन से अगर हम देखें, ये जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है वो बनाई गई थी, जो प्रिवेंट करती है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो आप उनकी टेस्टिंग ना करें, यानी कि टेस्टिंग को प्रिवेंट करती है वो. सो इट्स अ की एलिमेंट ऑफ दिस प्रोसेस एमिंग टू बैन ऑल न्यूक्लियर explosions, while the CTBT has been instrumental in establishing a global norm against nuclear testing and building confidence in the detection. It is successful for the time being, but the achievement the complete nuclear disarmament is still debatable in nature. क्योंकि अब तक सक्सेसफुल तो नहीं हो पाई. क्यों? कई रीजन है इस चीज के. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज नॉट अ पार्टिसिपेटरी, इवन अवर नेबर कंट्रीज पाकिस्तान इज नॉट अ पार्टिसिपेटरी. वी बोथ हैव न्यूक्लियर वेपन्स. नाउ देयर इज अ काइंड ऑफ फियर
that if we do somehow prevent ourselves or we totally eradicate nuclear weapons from our country and our neighboring country does not do the same, उस सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम अराइज हो सकती है क्योंकि वो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको यहाँ पे थ्रेटन कर सकती है। इसी रीजन की वजह से ये 187 कंट्रीज ने साइन कर दिया, 178 कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया। इट रिक्वायर्स रेटिफिकेशन बाय 44 स्पेसिफिक स्टेट्स, जिनके अंदर इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया आते हैं, ताकि वो भी फोर्स में आए, क्योंकि ये मेंबर्स हैं जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। एंड दैट इज व्हाई जो उसका फोकस है वो सिर्फ टेस्टिंग के ऊपर रहता है एंड लीव अदर एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जैसे उसका डेवलपमेंट हो गया, वो सब उसमें एड्रेस नहीं करा जाता। द मेजर चैलेंजेस जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है, इट फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, security concerns of the neighboring states therein, as well as lack of trust between nuclear armed states. Major reason तो यहीं पे बनता है, इसी वजह से इंडिया ने भी इसका रेटिफिकेशन नहीं किया है। A more comprehensive approach is required, जिसमें इंक्लूड होता है verifiable reductions in nuclear arsenals of the countries, a ban on fissile material production, commitment of eliminating nuclear weapons that could be needed, जहाँ पे आप ensure कर सको कि स्टेट की सिक्योरिटी किसी भी तरह से थ्रेटन नहीं होगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, एंड नेवरदलेस यू कैन ऑफ कोर्स इरेडिकेट और टोटली एलिमिनेट द रिक्वायरमेंट और कीपिंग ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, बिकॉज ऑफ कोर्स उसका जो यूज है वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में अगर हम किया जाए तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर सकता है, नॉट ओनली द मिलिट्री और द जो एक्टिव वहां पे वॉर में इन्वॉल्व है, बट ऑल्सो अदर इनोसेंट पर्सन्स। दैट इज व्हाई। लास्टली the question deals with what is statelessness. A stateless person is often subjected to a numerous human rights violations. What are the impediments that people face due to statelessness? Elaborate करना है the human rights issues that are connected to statelessness. तो पहले तो बताना है कि stateless होता क्या है। नाम से पता चल रहा हो जहाँ पे पर्सन का कोई स्टेट नहीं होता। स्टेट का मतलब यहाँ पे होता है कंट्री। So where the person does not have any country to which he can belong to, वो सिचुएशन होती है स्टेटलेसनेस की। इट रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ बीइंग नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ सिटीजन बाय एनी कंट्री व्हाटसोएवर, उसे कहते हैं स्टेटलेसनेस। अब अगर स्टेटलेस कोई इंडिविजुअल है, दे फेस सिवियर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, जिसमें हो सकते हैं आपके डिनायल ऑफ बेसिक राइट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, एज वेल एज डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल एक्सक्लूजन इज पॉसिबल। जिस भी कंट्री में जाएगा पर्सन, वो वहां पे उसे एक आउटसाइडर की तरह देखा जाएगा और जो उसके बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो कोई भी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे नहीं आएगा। तो लैक ऑफ नेशनैलिटी की वजह से जो स्टेटलेसनेस है अराइज होती है व्हेन अ पर्सन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ नेशनल ऑफ एनी स्टेट अंडर द ऑपरेशन ऑफ इट्स लॉज। फॉर दैट रीजन अगर हम देखें इंपेडिमेंट्स जो फेस करे जाते हैं इनके द्वारा, इट कैन बी डिनाइल ऑफ बेसिक राइट्स, डिनाइल ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ दैट पर्सन, freedom of movement could have been curtailed, there may be difficulty in addressing the situations of education, no accessibility of schools, colleges, healthcare facilities may be impacted, the lack of legal protection can be there, forced displacement of the person from one place to another could have been there, human rights issues, marriage, family issues, housing, political participation, employment, social exclusion, as well as extinction. All these are the impediments or the effects which a person who is a stateless can face, and that is why having a nationality brings about that protection of that state जिसके आप national है, ताकि वो उसके ऊपर एक ड्यूटी होती है ताकि आपको प्रोटेक्ट कर सके। So in this manner we have completed our paper 1 part 2, जहाँ पे हम इंटरनेशनल लोगों को कवर किया हमने। मैं आपको वापस से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ that we are coming up with a new batch of UPSC Law Optional from 4th of August 2025। वहाँ पे आप हमारे साथ में एनरोल कर सकते हैं। यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 6363286363 और अपने आप को आप यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है कि कैसे लॉ ऑप्शनल के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको सिलेबस के बारे में जानना है, आपको एक स्ट्रेटजी प्रिपेयर करवानी है, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।